फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी क्षितिज। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। और ये जो हमारे चैप्टर मतलब जो चैप्टर है हमारा वो लिखा है हमारी चपला देवी ने। वैसे इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि बच्चा क्या हुआ था कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद मतलब जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बहुत से लेखक लेखिका इस मतलब आए लिखने के लिए, लेकिन कईयों के तो नाम हम सुन के हमें पता चलता था। कबीर जी हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, है ना, द्विवेदी प्रसाद हो गए हमारे, है ना, ऐसे नाम हमें पता चलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद जी, है ना, जिनके नाम हमें पता चल जाता है। लेकिन कई ऐसे हुए बच्चा जिन्होंने लिखा और मतलब लुप्त हो गए, मतलब ऐसे लिखा हमें लेकिन हमें याद नहीं रहा। ठीक है, तो कई महिलाओं ने भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया। तो लेकिन चपला देवी के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है। तो आपकी बुक में छोटा सा इनका पैराग्राफ है और इन्होंने कब लिखा, जो 1857। और हाँ, पहली बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो हमारी विधा होती है बच्चा हिंदी की, वो गद्य और पद्य में से है। तो जो हमारी ये विधा है जो चपला देवी जी ने लिखी है कि नाना साहब की पुत्री को भस्म कर दिया गया, है ना। तो बच्चा ये कब है, 1857 की क्रांति हुई थी, जो पहली क्रांति थी। और जो झांसी की रानी, अगर आपको याद हो, झांसी की रानी के टाइम पे हुई थी, जिसमें झांसी की रानी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था और पता नहीं अनेकों नर नारियों ने अपने जीवन को मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है, तो वहीं पे एक थे बच्चा, दो धुंधुपत नाना साहब थे, उनकी बेटी है मैना, जो उनके साथ जब वो भागे वहाँ से तो मतलब वो अपनी बेटी को नहीं ले जा पाए और कानपुर बिठूर में उनका राजमहल था, वो वहाँ छुप गए। और वहाँ पे अंग्रेज आए और उनके राजमहल को लूट के ले गए। उन्होंने लड़की ने बातचीत करी कि भाई तुमने सब कुछ तो लूट लिया, अब इस किले को क्यों गिराना चाहते हो। मैं आपको समरी बता रही हूँ जस्टिस की, ठीक है, फिर हम एक एक करके करते हैं। तो मतलब सबको आपने लूट लिया है, फिर आप इसको क्यों और मतलब ख़त्म करना चाहते हो महल को। महल तो मात्र निर्जीव चीज़ है। तो जो लड़की है वो उस जनरल को बताती है कि आप शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। बच्चा अंग्रेज हैं, है ना। तो अंग्रेज़ों में भी मतलब ऐसा था कि सभी खराब नहीं थे, जो कुछ थे वो तो थे हमारे, है ना। तो वो बताती है कि मतलब आपकी भी बेटी थी, हम दोनों खेलने आया करते थे, हम आपके घर आते थे, आप हमारे घर आते थे, बट उसकी बचपन में ही मतलब मृत्यु हो गई और उसका पत्र अभी भी मेरे पास है। तो मतलब उस जो जर्नल है उसके मन में थोड़ा दया भाव आ जाता है उसके प्रति, जो हमारा अंग्रेजी अफसर है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि गवर्नर की परमिशन होती है कि उनके वंश और उनके जो महल है उसको जला दिया जाए नाना साहब के। तो उसी में जो हमारी मैना है वो उसमें शहीद हो जाती है, उनको जला दिया जाता है जिंदा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो ये हमारी थोड़ी वो थी बस एक ऊपर से समरी, अब देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अब ये हमारी विधा है रिपोर्ट की, है ना। अब रिपोर्ट क्या होती है, जैसे हमने गद्य पद्य जैसे पढ़े ना, ये हमारी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट है बच्चा। तो रिपोर्ट क्या होती है कि कोई घटना हो गई, फिर उसके बाद हमें बोला जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर डे है ना, शिक्षक दिवस है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, 15 अगस्त है, तो जितने भी कार्यक्रम हुए ना उसके बाद आपको रिपोर्ट लिख के देनी है कि कौन कौन से कार्यक्रम कैसे किए गए या कैसे कैसे क्या हुआ, किसको कौन से प्राइज़ मिले, कौन फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया। ठीक है, तो वो बाद में जो लिखी जाए उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये भी हमारी एक रिपोर्ट है जो हमारी चपला देवी जी ने लिखी है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेकिन सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके, मतलब अपनी बेटी को वो साथ में लेके नहीं जा सके, खुद तो वो चले गए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरापराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, मतलब उसको मार दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक द्रवीभूत कर देता है, मतलब जिसका पत्थर दिल हृदय हो ना उसको भी मतलब द्रवित कर सकता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। मतलब जैसे कानपुर में भीषण हत्याकांड हो गया था उस टाइम हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और कितने ही लोग मारे गए थे।
उसके बाद जो अंग्रेज लोग थे वो बिठूर में चले गए। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। मतलब जितना भी पूरा राजमहल में, अब राजमहल है तो उसमें ऐशो आराम की चीज़ें रहेंगी, तो उसको लूट लिया पूरा, पर उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म करने का निश्चय किया। मतलब देखो, पहले तो पूरा जो राजमहल था वो लूट लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इस महल को भस्म कर दो। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो महल में आके छुप गई थी। उस बालिका को देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल के टूटते समय बालिका वहाँ दिखाई नहीं दी थी। मतलब जो महल को लूट रहे थे तो वो बालिका वहाँ नहीं दिखाई गई थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना करा। उसने मना करा कि भाई तुमने सब कुछ तो लूट लिया, अब उस निर्जीव वो महल को क्यों लूट रहे हो, क्यों तोड़ना चाहते हो। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस्क देखकर सेनापति को भी उस समय कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। मतलब उसने सेनापति की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला कि क्या आप इस राजमहल की रक्षा कर सकते हो। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य। लड़की ने सेनापति ने बोला कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। बालिका, आप ही बताइए, ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य। लड़की ने जवाब दे दिया कि आप इसको क्यों गिराना चाहते हो। सेनापति, ये मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दे चुकी है। मतलब सेनापति ने बोला जो नाना साहब हैं वो एक क्या है, देशद्रोही हैं, और जो हमारे गवर्नर है, जो सरकार है, उसने उनको क्या कहा है कि उनकी जो जितनी भी उनकी निशानी रहेगी उनको ख़त्म कर दी जाए। बालिका ने क्या बोला, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी थे, पर इस जड़ मकान पदार्थ ने आपका क्या अपराध किया। उन्होंने बोला जिसने आपके पास शस्त्र उठाए थे वो तो सजीव थे, वो आपके दोषी थे, आपने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा वो अलग बात है, लेकिन ये मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसमें इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा की जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि ये मकान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसकी रक्षा करें। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के अनुरोध में मुझे यह मकान गिराना ही पड़ेगा। बोलकर मैं कर्तव्य से मजबूर हूँ। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। उन्होंने क्या बोला, मैं जानती हूँ कि आप कौन हो, जनरल हे हो। आपकी प्यारी कन्या मैरी, मतलब उसकी बेटी मैरी, और वो बहुत अच्छी सहेली थी, एक वो दूसरे के पास आया करती थी, और जो जनरल हे है वो भी क्या करता था, इनके पास आया करता था, और दोनों में बहुत ही प्रेम था। और बोलते आप भी कभी कभी हमारे यहाँ पे आया करते थे और हम भी कभी कभी आपके यहाँ पे जाया करते थे। बोलते मैरी की, और उसकी जो मैरी है बच्चा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो बोल रही है कि मैरी मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मतलब जो मैरी की डेथ हो गई थी तो उससे बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी तक उसके पास है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को ही पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। मतलब उसको याद आ गया कि हाँ ये तो सही कह रही है, मेरी बेटी थी, मैं उसके घर जाया करता था। और लड़की ने अपना परिचय नहीं दिया था, उससे पहले वो उसको पहचान गया कि नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, मतलब सेनापति का नाम हे था। हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की सहचरी, मतलब उसकी सहेली हो, किंतु मैं सरकार का नौकर हूँ, और जिस सरकार में मैं काम करता हूँ उसका मैं जो पालन है वो मैं कर ही रहूँगा। मैं अपना जो कर्तव्य है वो छोड़ नहीं सकता, और मैं तुम्हारी रक्षा करने का भी प्रयत्न करूँगा, उसने सेनापति हे ने कहा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे। मतलब जो सेनापति का जनरल था वो आ गया वहाँ पे, और उन्हें बिगड़ कर कहा, हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। उन्होंने बोला कि भाई अभी तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं करा। सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी प्रकार नाना का महल बच सकता है। तो उन्होंने बोला, क्या नाना का जो महल है वो बच सकता है, कि जरूरी है इसको तोड़ा जाए। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। आउटरम ने क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल है अगर वो चाहे तो हो सकता है, पर वो क्या कर रहे हैं, नाना साहब से बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, और वे चाहते हैं कि उनका वंश और महल सब कुछ क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सेनापति हे तो लॉर्ड कॉर्निस को इस विषय में तार लिखना देना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि इस विषय में उनको तार लिखें। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, ये तो महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बोला, आप ऐसा क्यों चाहते हो, हमें तो आदेश मिला है कि महल को विध्वंस करना है, नष्ट करना है, और उनकी लड़की को गिरफ्तार करना है।
सेनापति हे मन से दुखी होकर वहां से चला गया। मतलब उसको लगा कि भाई अब तो मैंने कितनी कोशिश कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल घेर लिया और उसने सारा महल घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही अंदर आ गए और मैना को खोजने लगे। लेकिन मैना पूरे महल के कोना कोना खोज डाला और मैना कहीं नहीं मिली। उसी दिन शाम को लॉर्ड कार्निस का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, मतलब उन्होंने बैठक बुलाई और उनका जो निर्णय था वो सुनाया कि नाना का स्मृति चिंतक मिटा दिया जाए, मतलब जो उनकी पहचान हो नाना की वो भी खत्म कर दी जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण कुरु जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब में सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में जो महल था वो मिट्टी में मिल गया। मतलब उन्होंने महल को पूरा तोड़ डाला। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया। मतलब एक लेख लिखा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। मतलब बड़े दुख की बात है कि अभी तक जो भारत सरकार है वो नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेजी जाति का भीषण क्रोध है। मतलब पूरी अंग्रेजी जाति उससे नफरत करती है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उसी दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लाइट सभा में सर टाइम्स हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। मतलब उनकी बड़ी हंसी हुई कि क्या तुम मजाक कर रहे थे। हे के लिए निश्चय ही कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेजी नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पे मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। मतलब ये उनको लगा रहा था। हमारे मत में नाना के पुत्र कन्या तक कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। मतलब उनको बोला गया कि हमारा तो ये आदेश था कि उनका जो कोई भी पुत्र था कुछ भी था कहीं भी मिले मार डालो, और तुम एक छोटी सी कन्या पे मोहित हो गए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमलाप हुआ उसको वहीं उन्हीं के सामने फांसी पे लटका देना चाहिए था। मतलब उनको बोल रहे हैं कि जहाँ पे हुआ था उसी के सामने उस छोटी सी बच्ची को फांसी पे लटका देना चाहिए था। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगनविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। मतलब वो बालिका जो थी वो रो रही थी, बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों ने प्रश्न पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गए। मतलब वो भी आ गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह ये नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और ना देखती और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। मतलब वो डरी नहीं बिल्कुल। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा है, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना है। मैना उसके मुंह की ओर आत्र स्वर से बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें मैं जी भरकर रो लूं। मतलब उससे बोलते हैं मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना करी। मतलब इतना क्रूर था, उसकी इच्छा भी पूरी नहीं करी। उस समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहास वीरता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग पर जलकर भस्म कर दी गई। और मतलब उस छोटी सी बालक को क्या कर दिया बच्चा, उसको मतलब जिंदा ही जला दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख लोगों ने क्या करा कि कोई देवी समझ के उसको प्रणाम करा। तो बच्चा ये था हमारा चैप्टर कि नाना साहब की पुत्री को भस्म कर दिया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इसकी समरी आपको पहले ही बता दी थी कि मतलब धोनुपत जो है नाना साहब उनकी पुत्री थी मैना, वो उसको ले जा नहीं पाए और जिस कारण अंग्रेजी सेना ने उनकी मतलब हत्या कर दी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।